खबरों की ओर इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां जटिल प्रक्रिया के चलते पंचायत चुनाव पर संशय बरकरार है। यूपी में पंचायत चुनाव समय से लेट हो सकते हैं। बता दें कि जातिवार आरक्षण के साथ आयोग गठन मुख्य वजह मानी जा रही है। शासन का हाईकोर्ट में समय से चुनाव का दावा, लेकिन तमाम जटिल प्रक्रियाओं से ऐसा मुश्किल लग रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना होना बड़ी वजह मानी जा रही है। आयोग का गठन ना होना चुनाव में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। गठन के बाद सीटों की आरक्षण प्रक्रिया तय होगी। आरक्षण प्रक्रिया के लिए 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है। साथ ही कई और औपचारिकताएं भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। पंचायत चुनाव के समय को लेकर संशय लगातार बरकरार है। इसी साल अप्रैल मई में चुनाव का समय नियत है। 1 या 2 महीने चुनाव टालना पड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो 1 से 2 महीने चुनाव देखिए लेट हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जटिल प्रक्रिया के चलते पंचायत चुनाव पर संशय लगातार बरकरार है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि 1 से 2 महीने जो समय है वो आगे बढ़ सकता है। आपके पास क्या सटीक जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए मयूरी, ठीक कहा आपने। उत्तर प्रदेश में देखिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पंचायत चुनाव जो अप्रैल और मई के महीने में होने थे, और जिसको लेकर विभाग का कहना और विभागीय मंत्री का कहना ये था कि पंचायत चुनाव हम समय से ही कराएंगे। लेकिन देखिए इसके लिए जो ओबीसी आयोग का गठन होना था, जो राज्य सरकार ने इसको लेकर एक हलफनामा भी जारी किया गया था, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इसमें भी बहुत देखिए ढील बरती जा रही है। तो एक सबसे बड़ा कारण देखिए यही है कि ओबीसी वर्ग का जो गठन नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक ओबीसी वर्ग का गठन नहीं होगा देखिए तब तक जो है वो आरक्षण तय नहीं किया जा सकेगा। 2011 के अगर हम देखिए जातिवार सर्वे जनगणना की बात करते हैं तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो देखिए प्रतिशत था वो लगभग 20.69% और उसी के साथ साथ 0.56% था। लेकिन अगर हम 2015 के रैपिड सर्वे की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ा, जिसमें ये देखा गया कि 27% का जो आरक्षण है वो दिया जाना अनिवार्य है। तो पंचायत चुनाव में देखिए जो सबसे बड़ी बाधा है वो तो यही है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग का देखिए जो गठन है, क्योंकि इसके बाद आयोग की सीटों में आरक्षण को जो है वो तय किया जाएगा और उसके बाद भी इसमें 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अभी ओबीसी आयोग का गठन नहीं हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा देखिए यही है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जब गठन होगा उसके बाद 1 से जो 2 महीने हैं वो आयोग की सीटों को तय करने में लगेंगे और 27% आरक्षण की देखिए बात करी गई है। हालांकि इसको लेकर जो विभागीय मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका कहना यह है कि तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है, लेकिन देखिए इसमें संशय जो है वो अभी तक बना हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव को 1 या 2 महीने टालना पड़ सकता है। अप्रैल मई में देखिए इसको लेकर कहा गया, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है, जो जातिवार सीटें देखिए तय की जाएंगी आयोग की, और उसी के बाद साथ जो जातिवार सीटों में आरक्षण तय करना है तो वो किस आधार पर होगा, क्योंकि पहले देखा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार, उसके बाद रैपिड सर्वे 2015 के अनुसार। तो अब इसको लेकर एक देखिए चुनौती इनके सामने सबसे बड़ी यही है, समय से जातिवार आरक्षण को तय कराना। क्योंकि देखिए जो पहले आरक्षण जो तय किया गया था इसमें ओबीसी जातियों का जो प्रतिशत था वो जातीय जनगणना में शामिल नहीं था, लेकिन इस बार उसको शामिल करना है। उसी के आधार पर 27% का जो आरक्षण है वो दिया जाना है। तो अब इसमें क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि इस काम में जो बहुत ढिलाई बरती जा रही है, बहुत लापरवाही जो है वो इसमें बरती जा रही है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें ये कहा कि हम अपनी प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं, लेकिन अब आप समझिए कि ये जो है फरवरी है इस समय और मार्च और अप्रैल, तो 1 महीने का समय है, यानी अप्रैल में, क्योंकि अगर देखा जाए पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन अभी तक जब ओबीसी की सीटों का ही गठन नहीं हुआ है फिर उसमें आरक्षण तय किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव, क्योंकि इसको लेकर देखिए पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। विपक्ष तो आरोप यहां तक ये भी लगा दे रहा है कि सरकार जो है वो पंचायत चुनाव कराना इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि पंचायत चुनाव में ऐसा ना हो कि कहीं सरकार की जो है संख्या कम हो जाए, सरकार हार की ओर बढ़ जाए और इसका जो असर है, इसका जो इम्पैक्ट है वो विधानसभा चुनाव में पड़े। हालांकि अभी ये भी देखा जा रहा है कि समय अभी पर्याप्त है और ओम प्रकाश राजभर खुद इस बात को
कहते हुए नजर आते हैं कि कहीं कोई भी हमारी तरफ से लापरवाही नहीं है और हम तय समय पर ही जो पंचायत चुनाव है उसको कराएंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि कितनी जल्दी ओबीसी आयोग का गठन बिल्कुल होगा। संदीप, देखने वाली बात होगी इस मामले में क्या होता है। बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां रेरा की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। रेरा को बंद कर देना ही बेहतर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रेरा डिफॉल्टर बिल्डरों की मदद कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे बंद कर देना ही बेहतर है। रेरा रिटायर्ड अधिकारियों का पुनर्वास केंद्र। रेरा को जिन लोगों के लिए बनाया गया था वो पूरी तरह उदास, हताश और निराश है। हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। रेरा ऑफिस पसंद की जगह ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई, लेकिन यह हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। तो हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेरा की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, रेरा को बंद कर देना बेहतर है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। क्या ये पूरा मामला है? कोर्ट ने और क्या कुछ कहा इस मामले में? देखिए मयूरी, एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए अगर रेरा की बात करें यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, देखिए इसका एक बड़ा काम होता है। लेकिन अब ये देखिए, ये जो संस्था है जिसको लोगों की बेहतरी के लिए लगाया गया था कि बिल्डर्स की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाते हैं उसमें ये नियमों को तय करें और जो बायर्स हैं उसके साथ किसी तरीके का धोखा ना हो। लेकिन अब जो रेरा की संस्था है, देखिए ये जो ऐसे डिफॉल्टर जो बिल्डर होते हैं ये उनकी मदद करने का काम कर रही है। यानी पैसा लेके गलत नक्शे के माध्यम से, गलत भूमि से और उसी के साथ साथ नियमों के पालन को ना करते हुए उनका जो है वो हाथ बटाया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि अदालत ने, आप समझिए अदालत ने इसको टिप्पणी करी है कि रेरा को जिन लोगों के लिए बनाया गया था वे पूरी तरीके से उदास हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और बेहतर होगा कि क्या इस संस्था को समाप्त कर दिया जाए और इस अदालत को इससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हर राज्य में देखिए रेरा का एक बड़ा सेंटर होता है, तो हर राज्य में ये जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का एक सिर्फ पुनर्वास केंद्र बनकर जो है वो ये रह गया है। तमाम तरीके के इन्होंने देखिए इसमें मामले भी उठाए कि रेरा के समझ लंबित जो 92% शिकायतें जो हैं वो, अगर आप समझिए शिमला है, सोलन है, परवाड़ू है और सिरमौर में है। धर्मशाला में सिर्फ 20 योजना है, जबकि पीठ को बताया गया कि रेरा में एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को नियुक्त भी किया गया है। तो ये कहा गया है कि हर राज्यों में अगर अधिकारी नियुक्त हैं तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा। और इन सभी प्राधिकरणों पर देखिए इन्हीं लोगों का कब्जा है, यानी जिन लोगों के लिए संस्था का गठन किया गया उन्हें किसी को भी इसमें राहत नहीं मिल रही है। तो ये संस्था असल में आखिर ये काम किसके लिए कर रही है? तो मुझे लगता है कि देखिए बड़ा सवाल है। अब इसमें जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे इस बारे में पूछा भी गया कि जो जिम्मेदारियां आपको दी गई थी वो आपने पूरी नहीं की, आपको निजी लाभ पहुंचाने का फायदा कर रहे हैं, किसके लिए आप काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम जो बड़े सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कल फटकार लगाने वाले उन्होंने एक अंदाज में कहा है कि अब समय आ गया सभी प्रदेश में जितनी भी रेरा की अथॉरिटी है उसके गठन पर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए। जी संदीप, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर प्रयागराज से है, जहां मड़ौका में देर रात युवक की हत्या हुई है। बारातियों से विवाद के बाद राजेश की हत्या कर दी गई। समाधि पर पेशाब करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद में सरिया से पीट कर हत्या की गई है। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। 8 आरोपियों में से 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। यमुनानगर जोन के नैनी इलाके की घटना बताई जा रही है। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, युवक की हत्या की गई है, क्या मुख्य वजह सामने आई है? देखिए यमुनानगर जोन के नैनी मड़ौका में देर रात एक गांव में बारात आई हुई थी और बारात के दौरान जो बाराती थे वो वहां पर गए थे। एक समाधि थी और समाधि पर पेशाब करने को लेकर इनके जिसके समाधि थी उसके बेटे से विवाद हुआ था। उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में मारपीट होने लगी है। जिनके यहाँ बारात आई थी, बाराती पक्ष भी जो घराती हैं बाराती के पक्ष में हो गए हैं और जमकर मारपीट हुई है, जिसमें से कि एक युवक को गंभीर चोटें आई थी। सरिया से उसको मारा पीटा गया था। उसको डॉक्टरों के यहाँ इलाज के लिए ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
कुल 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी एक जो फरार हैं, पुलिस उनके लिए लगातार दबिश दे रही है, उनकी गिरफ्तारी की प्रयास किया जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं अलीगढ़ में थूक कर रोटी बनाने का मामला सामने आया है। बता दें कि नासिर थूक लगाकर रोटी बनाते दिखा है। राजपूत ढाबे के कारीगर नासिर पर आरोप है, थूक लगाकर रोटी सेकते वीडियो वायरल हुआ है। हिंदू रक्षा दल ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें गमाना थाना इलाके के ढाबे का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। थूक कर रोटी बनाने का ये मामला सामने आया है। तो रोटी पर थूक लगाने वाले युवक का नाम नासिर बताया जा रहा है। राजपूत ढाबे का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी नासिर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल हो रही है। गवाना थाना इलाके के ढाबे का यह मामला बताया जा रहा है। तो इसका पूरा वीडियो भी सामने आया है। देखिए ढाबे पर किस तरह से रोटी पर थूकता हुआ ये नासिर नजर आ रहा है और इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। हिंदू रक्षा दल ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां केबी हेल्थ केयर लैब में बड़ी लापरवाही सामने आई। एमआरआई के दौरान 6 वर्षीय बच्चे गर्भ कसाना की मौत हुई है। बच्चे को 2 बार एनेस्थीसिया दिया गया। परिजन एनेस्थीसिया के बाद काफी देर होश नहीं आया, ये परिजन का कहना है। अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने लैब डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना बीटा 2 पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। केबी हेल्थ केयर लैब को बंद करा दिया गया है। तो एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और मामले में एक्शन भी लिया गया है। जांच पड़ताल शुरू की गई है। केबी हेल्थ केयर लैब को अभी बंद करवा दिया गया है। तो एक बड़ी लापरवाही लैब की यहां पर देखने को मिली है। तो एमआरआई के दौरान 6 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है। बच्चे को 2 बार एनेस्थीसिया दिया गया, ये परिजनों का कहना है और इसी चलते बच्चे की मौत हुई है। जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में देखिए जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो देखिए डॉक्टरों द्वारा 2 बार बच्चे को एनेस्थीसिया दिया गया, जिसके बाद बच्चे को होश नहीं आया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और खबर महोबा से है, जहां पूर्व राज्य मंत्री के भाई पर दलित से मारपीट का आरोप है। बंदूकधारियों के साथ जाकर क्रशर में मारपीट की है। पीड़ित ने शहर कोतवाली में तहरीर दी है। केस दर्ज हुआ है। सिद्ध गोपाल साहू के भाई संजय साहू पर आरोप है। शहर कोतवाली के सूरज स्टोन इंडस्ट्री का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो संजय साहू पर आरोप है। अब मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बंदूकधारियों के साथ जाकर मारपीट की। तो पीड़ित ने मामले को लेकर थाने में तहरीर दी है, केस दर्ज करवाया है। विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या पूरा मामला? ये बता दो, ये पूरा मामला महोबा शहर कोतवाली का, जहां पर संजय साहू हैं, जो पूर्व राज्य मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के छोटे भाई हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक दलित व्यक्ति के साथ मारपीट की है और असलाह धारी थे उनको साथ में लेकर गए थे मारपीट के समय। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। तहरीर के बाद कार्रवाई की मांग की थी, जिस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।
और खबर हापुड़ से है, जहां दिन दहाड़े लाखों की लूट का मामला है। लुटेरे रईस की गैंग से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है, जहां लुटेरे को पुलिस ने पैर में गोली मारी है। बता दें कि रईस गैंग के 5 अन्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लूटी रकम में से 44,37,000 बरामद हुए हैं। 31 जनवरी को पिलखुआ में लूट हुई थी। घायल ने अपना नाम रईस सन ऑफ अनीस जो विजयनगर गाजियाबाद का रहने वाला बताया है, जिसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल रामा में भेजा गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों से नकदी, मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 1 तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ जिले में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 31 जनवरी को चावल कारोबारी से 64 लाख रुपए की लूट के मामले में हापुड़ पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 44,47,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश रईस को गोली लगी है, जो गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश सहित 5 बदमाशों को अरेस्ट किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 बाइक, 1 स्कूटी और लूटी गई रकम तथा अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बदमाशों से जब पूछताछ की तो बदमाशों ने बताया कि बदमाशों ने घटना करने से पहले इस पूरे घटनाक्रम की रेकी की और उसके बाद में दिन दहाड़े दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 64 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। कैमरामैन मनीष के साथ मोहित चौधरी, भारत समाचार, हापुड़। और खबर श्रावस्ती से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का पूरा मामला है। मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप 31 जनवरी को बालिका से रेप हुआ था। तहरीर के बावजूद केस दर्ज नहीं हुआ, ये पीड़ित पक्ष का कहना है। उच्च अधिकारियों से अब न्याय की गुहार लगाई गई है। दोनों पक्षों का मेडिकल कराया गया है। बता दें कि 107/116 के तहत कार्रवाई कर जांच शुरू की गई है। हरदत्तनगर गिरन थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। हमरे इज्जत पर हमला करा चाहत हैं, हमरे बच्चन के इज्जत पर हमला करा चाहत हैं, हमरे बच्चन के जान ले पर हमला किए हैं। सर जीना मुश्किल किए हैं। हमका कहते हैं कि गांव में रहाई न देवे, तुरे 2 बच्चन का गांव में न रहाई देवे। आने पर बता कोई सुनवाई नहीं होता। दीवान साहब गए थे, फिर भी वही हंस किया और चले आए और हमार कोई कार्रवाई आगे बढ़ता ही नहीं है। और खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध हालत में मजदूर की मौत हुई है। न्यू दुआ इंडस्ट्रीज फ्लाई फैक्ट्री में मौत हुई है। बता दें कि बिहार का रहने वाला मृतक मुजीद है, जहां चंपा देवी इलाके में काम करता था मृतक। तो संदिग्ध हालत में मजदूर की मौत हुई है। फैक्ट्री में मौत का पूरा मामला है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बिहार का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बस स्टैंड में खड़ी 2 बसों में आग लग गई। आग में दोनों बसें जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। नगर कोतवाली के बस स्टैंड की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बस स्टैंड में ये बसें खड़ी थी, भयंकर आग लगी और पूरी तरह से बस जलकर राख हो गई है। तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से धू धू कर दोनों बसें जल गई हैं। वहीं एक बार फिर फतेहपुर में रईस जादों का आतंक देखने को मिला है, जहां युवाओं ने रील के चक्कर में यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई।
फेयरवेल के नाम पर 1 दर्जन से गाड़ियों का काफिला निकला। बता दें कि एसयूवी गाड़ियों से फर्राटा भरते रीलबाजी की गई। नेशनल हाईवे पर हूटर बजाकर रील बनाने का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो मल्लावा थाने के सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो लगातार देखिए रीलबाजी का ये मामला सामने आ रहा है। एक बार फिर से ये वीडियो सामने आया। तो कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सड़कों पर। देखिए रीलबाजी का ये पूरा मामला है। फतेहपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं। हाईवे पर रईस यादव का ये जो कारनामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और सवाल यही है कब सुधरेंगे ये रीलबाज। और खबर बिजनौर से है, जहां कार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मारी है। ड्यूटी पर तैनात सिपाही हरेंद्र घायल हुए हैं। पुलिस ने घायल सिपाही को भर्ती करवाया है। कार चालक सुमित कार छोड़कर फरार हुआ है। कोतवाली शहर के मडावर चौराहे की घटना बताई जा रही है। तो कार चालक सुमित कार छोड़कर फरार हो गया है। तो पुलिस ने घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में इलाज चल रहा है। कार चालक सुमित कार छोड़कर मौके से फरार हो गया है। कोतवाली शहर के मंडावर चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, मंडावर चौराहा थाना कोतवाली क्षेत्र में एक 4 व्हीलर जो है वो काफ़ी स्पीड से आ रही थी। उसमें एक सुमित नाम का युवक जो जानकारी हुई है कि वो ड्राइव कर रहा था, वो मौके से जो है गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। इसमें एक ट्रैफिक के कांस्टेबल हरेंद्र को जो है चोट आई है, जिसको तत्काल उपचार हेतु जो है रेफर किया गया है। और सुमित के साथ उसका एक रिलेटिव और प्रॉब्ली उसकी वाइफ जो है वो गाड़ी में थी, जो यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद है। इनसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई से तीनों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान एक सब इंस्पेक्टर बाल बचे हैं। गिरफ्तार आरोपी मेरठ के मर्डर केस में वांछित थे। बदमाशों में गैंग का सरगना असद भी शामिल है। बता दें कि उस्मानपुर इलाके में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधान परिषद सदस्य विंध्यवासिनी कुमार का निधन हो गया। बता दें कि विंध्यवासिनी कुमार का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय लाया गया। दिवंगत आत्मा को अंतिम विदाई देने के लिए बीजेपी नेताओं की भीड़ लगी हुई है। तो बीजेपी मुख्यालय पार्थिव शरीर को लाया गया है। लोग अंतिम विदाई नमा को प्रसाद दे रहे हैं। तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री का निधन हुआ है। तो विंध्यवासिनी कुमार के अंतिम दर्शन को लेकर बड़ी बीजेपी कार्यालय में आज शोक का माहौल है। बीजेपी के जो नेता हैं विंध्यवासिनी कुमार, उनका निधन हो गया है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएं कि बड़ी संख्या में जो बीजेपी के नेता हैं वो बाकायदा उनको अंतिम विदाई देने के लिए बीजेपी कार्यालय पर जुटे हुए हैं। विंध्यवासिनी कुमार जो थे वो बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधान परिषद सदस्य भी रहे हैं। और उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए बाकायदा बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय है यहाँ पर लाया गया है। और उनके अंतिम दर्शन और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर जो एक बीजेपी में जो एक गम का माहौल है, एक दुख भरा माहौल है, वो देखा जा सकता है। तमाम लोग जो हैं वो उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ अहमद हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ।